हे साथी, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हो और 2026 का पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हो, अगर आप भी सोच रहे हो कि क्या दो बच्चे वाले 10वीं पास भी ग्राम प्रधानी का चुनाव 2026 में लड़ सकते हैं, ये सवाल आपके जहन में जरूर होगा। आज इसको लेकर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कितने बच्चे वाले चुनाव लड़ सकते हैं, कितने बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते, क्या 10वीं पास, 12वीं पास या इंटर पास या फिर बीए पास चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि 2026 में जो पंचायत चुनाव होने हैं, बहुत से नियम कानून बदले गए हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो और पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप अपना राय जरूर दो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। क्या प्रधानी के चुनाव में दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? प्रधानी के चुनाव में 10वीं पास जरूरी, आरक्षण कैसे किया जाता है जातियों को साथ, यानी आपके गांव में सीटें कैसे आरक्षित होती है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले चल जान लेते हैं जो कि बच्चों वाला फार्मूला क्या कहता है। अब ये पढ़ सकते हैं आप, ड्राफ्ट बिल मौजूद है। 2021-23 की जनसंख्या नीति के अंतर्गत यूपी सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 में दो बच्चों की सीमा का प्रस्ताव रखा है। 2021 में ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह काम किया था प्रधानी के पंचायत के चुनाव को लेकर। इसमें स्थानीय निकाय चुनाव, जनरल पंचायत यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि में अधिक दो बच्चे वाले दंपतियों को आयोग घोषित करने की व्यवस्था है। अगर ये बिल अगर पास हो गया या हो जाता तो आप अगर दो बच्चों से अधिक हैं या दो बच्चों से ज़्यादा हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। लेकिन आपको एक खुशखबरी है ये बिल को लेकर कि ये बिल अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये प्रस्ताव अभी तक विधानसभा से पारित नहीं हुआ है और ना ही किसी न्यायालय में अंतिम मंजूरी मिली है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त लागू नहीं होती। अब आप खबर जान गए, यानी उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने बिल तो लाया है लेकिन बिल पर अभी विधानसभा में चर्चा नहीं हुआ, बिल अभी विधानसभा के सभाकक्ष में पारित भी नहीं हुआ। अगर ये पारित हो जाता है भविष्य में, तब ये नियम कानून लागू होगा कि आपके अगर दो बच्चों से अधिक हैं तो चुनाव आप नहीं लड़ पाओगे। लेकिन अभी ये प्रस्ताव अभी विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, न किसी न्यायालय के समक्ष ये मौजूद हुआ है। तो आप अगर दो से अधिक बच्चे हैं तो आप बिंदास प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो। अब आपकी एक कंफ्यूजन दूर हो गई। अब दूसरी कंफ्यूजन है शिक्षा को लेकर, 10वीं पास को लेकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य राज्यों में स्थिति कैसी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड आदि राज्यों में स्थानीय चुनाव में दो बच्चों का सीमा लागू है। यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर दो बच्चों से ज्यादा आपके पास हैं तो आप पंचायत का चुनाव या प्रधानी का चुनाव या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। वो राज्य है राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र और तेलंगाना, उत्तराखंड आदि राज्यों में स्थानीय चुनाव में दो बच्चों की सीमा लागू है। यानी उत्तर प्रदेश में भी नहीं लागू है। अब लेकिन कई राज्यों में न्यायालयों या समय सीमा, कट ऑफ डेट से संबंधित छूट दिए गए हैं। जैसे उत्तराखंड में 25 जुलाई 2019 की तारीख तक जन्मे बच्चों वाले उम्मीदवारों की अनुमति दी गई है। यानी इन राज्यों में दो बच्चों का कानून लागू है लेकिन यूपी में नहीं लागू है। अब चलिए जान लेते हैं शिक्षा के बारे में। यूपी में आप चुनाव लड़ सकते हैं फिलहाल, चूंकि अभी तक कोई कानून पारित नहीं हुआ है, कोई न्यायिक रोक भी नहीं है। इसे दो से अधिक संतान वाले लोग इस समय यूपी पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। मगर अगर भविष्य में यह बिल विधानसभा या पार्लियामेंट में पारित हो जाता है तो इसके प्रक्रिया पूरी होने पर सीमा लागू हो सकती है। तो आप बात समझ गए होंगे, यानी सरकार भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भी यह बिल लागू हो, लेकिन अभी ऐसी कोई योजना नहीं है कि यह बिल लाया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार का पूरा मंसूबा है, पूरा मन है कि ये लागू करने के लिए सोच रहे हैं। अब शिक्षा को लेकर वो खबर है कि 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो क्या प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखना है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान, सरपंच पद के लिए 10वीं पास होना वर्तमान में अनिवार्य नहीं है। अगर आप अनपढ़ हो तो भी प्रधानी का चुनाव अभी लड़ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु हैं। शैक्षिक न्यूनतम योग्यता नहीं है निर्धारित। 2021 की पंचायत चुनाव अधिसूचना के अनुसार यूपी में प्रधान पद हेतु शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई है। नामांकन में कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आप भी उत्तर प्रदेश में 2026 में
प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, पूरा प्लान बना रहे हो, तो अगर आप अनपढ़ हो तो आप फिर प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो। अभी ये योग्यता उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, यानी शैक्षिक प्रमाण पत्र यहां पर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर यहां पर आप देख सकते हैं पूर्व में प्रस्तावित विचार 2020 में योगी सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के न्यूनतम शिक्षा जैसे समान पदों के लिए इंटरमीडिएट, कुछ आरक्षित महिला सीटों के लिए 8वीं या 10वीं 2 बच्चों की नीति को करने की चर्चा हुई थी। यानी प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर भी कानून बना रही है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, 2026 में नहीं, लेकिन जब 2026 के बाद जब 29 के आसपास या 29 से उस पार जब चुनाव होंगे प्रधानी के, तो आप मान के चलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी कंपलसरी हो जाएगी। अब लेकिन यह प्रस्ताव अब तक कानून या अधिसूचना के रूप में लागू नहीं हुआ है, यानी कानून अभी ड्राफ्ट में नहीं आया है, अभी ऐसे ही विवेचना विचार चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए स्टेट वार स्थिति, हरियाणा राजस्थान जैसे राज्यों ने 10वीं पास को पुरुषों के लिए न्यूनतम योग्यता बनाया है। यानी हरियाणा और राजस्थान में पंचायत के चुनाव में शिक्षा प्रमाण पत्र भी जारी लगाना होगा कि आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। यूपी में फिलहाल ऐसी कोई शिक्षा संबंधित बाध्यता नहीं है, यानी यूपी में अगर आप अनपढ़ हो या आप विधायिका का चुनाव लड़ सकते हो, प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हो, आप अनपढ़ अगर हो तो। लेकिन आरक्षण अब कैसे लागू होता है आपने अंतिम कॉलम देखा होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत से साथी सवाल करते हैं, उनके लिए मैं बार बार बताता रहता हूं, फिर बताता हूं। आरक्षण लागू करने का उद्देश्य, अब आरक्षण लागू करने का मकसद क्या है सरकारों का, एक चीज को आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के पिछड़े वर्ग SC ST OBC को नेतृत्व में भागीदारी मिले। यानी समाज में जितने भी बेचारे शोषित हैं, वंचित हैं, दबे कुचले हैं, परेशान रहते हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको भी प्रधानी चुनाव, पंजी चुनाव, विधायकी चुनाव, संसदीय चुनाव में मौका मिले, मुख्यमंत्री पद के लिए मौका मिले, ताकि वो अपने समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाए, सभी वर्गों को समान अवसर मिले। यानी आरक्षण का मेन मकसद होता है कि आप करोड़पति हैं या आप भिखारी हैं, तो भी आपको आरक्षण में वही सम्मान मिलेगा जो एक करोड़पति को मिलता है। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, किसके लिए होता है आरक्षण, यह भी बहुत जरूरी है, समझने की चीज है, समझ जाइएगा तो आपके लिए आसानी होगी। अनुसूचित जाति SC के लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, OBC के लिए, महिलाएं सभी वर्गों में, महिलाओं के लिए सभी वर्गों में कम से कम 33% से 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। यानी SC ST OBC सभी वर्गों के लिए यहाँ पर आरक्षण सीटें होना बेहद जरूरी होता है। अब चलिए जानते हैं आरक्षण तय कैसे होता है, इसको भी समझने वाली चीज है। आरक्षण तय करने का एक ऐसा होता है, जनसंख्या के अनुपात से प्रत्येक जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत आदि क्षेत्रों में जो भी ST SC OBC की जनसंख्या है उसी अनुपात में वह की सीटें आरक्षित की जाती है। उदाहरण, अगर किसी जिले में SC की जनसंख्या 20% है तो वहां 20% सीटें SC के लिए आरक्षित होंगी। आप समझ गए होंगे बात। अब आगे चलते हैं, रोटेशन प्रणाली क्या है। मैं आपको बार बार वीडियो में इसको लेकर जिक्र करता रहता हूं, लेकिन एक बार आप भी ये समझ लीजिए रोटेशन प्रणाली क्या है और कौन से हिसाब से काम करता है। एक ही सीट पर बार बार आरक्षण लागू नहीं होता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में इस चीज को मजाक बना लिया गया है। रोटेशन प्रणाली का कई ऐसे 7-8% सीटें हैं जहां पर रोटेशन प्रणाली का मजाक बना लिया गया है। अभी जब भी यहाँ पर कुछ ऐसे सीटें हैं, अगर बहुत से साथी ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिनके गांव में आज तक सीटें आरक्षित हो ही नहीं। जैसे पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग चला रहा है, सामान है तो सामान चला रहा है, SC है तो SC चला रहा है। वो लोग धन बल के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन जिस दिन कानून के फंदे में फंसेंगे उनको हर्जाना, जुर्माना और सजा के हकदार होंगे। लेकिन एक ही सीट पर बार बार आरक्षण लागू नहीं होता। कानून कहता है कि अगर एक बार OBC आया तो दोबारा अगले साल चुनाव में OBC नहीं आ सकता, उस सीट पर रोटेशन प्रणाली लागू होगा। अब हर चुनाव में सीटों को घुमाया जाता है, यानी अगर पिछली बार कोई सीट OBC महिला के लिए है, आरक्षित है, तो इस बार महिला किसी और वर्ग के लिए दी जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए थी ताकि सभी गांव के किसी न किसी को चुनाव में मौका मिल सके। तो आप समझ गए होंगे रोटेशन प्रणाली। अब चलते हैं आरक्षण तय करने की प्रक्रिया। आप यहां पर देख सकते हैं आरक्षण तय करने की प्रक्रिया। जनगणना आंकड़ों का अध्ययन, राज्य सरकार जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करती है। किस किस पंचायत में ST SC OBC और सामान्य वर्ग की कितनी भी जनसंख्या है,
यानी जो प्रदेश सरकार होती है इस बीच का चर्चा करती है कि किस गांव में किसकी संख्या ज्यादा है। अब यहाँ पर आप देख प्राथमिक आरक्षण सूची ड्राफ्ट लिस्ट, जिलाधिकारी डीएम जनसंख्या अनुपात के आधार पर एक प्रारंभिक आरक्षण सूची तैयार कराते हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। इस सूची में बताया जाता है कि किस ग्राम पंचायत की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, जैसे सामान्य वर्ग के महिला के लिए, ओबीसी महिला के लिए, एससी पुरुष के लिए, एसटी के लिए। साथियों अब यहाँ पर देखिए सार्वजनिक सूचना आपत्ति का मौका। अब मान के चलिए आपके गांव में बार बार वही सीट आ रही है तो आपको आपत्ति दाखिल करने का मौका भी मिलेगा। सार्वजनिक सूचना और आपत्ति का मौका या प्रारंभिक सूचना जनता के सामने रखी जाती है, आमतौर पर पंचायत भवन या ब्लॉक प्रमुख में होता है। कोई भी व्यक्ति इस पर आपत्ति दर्ज कर सकता है कि किसी पंचायत में गलत वर्ग को आरक्षण क्यों दिया गया है। आप बात हमारी समझ गए हैं। मान के चलिए अपने गांव में बार बार वही सीट आ रही है तो आप आवाज उठा सकते हो, आपत्ति दाखिल कर सकते हो वकील के माध्यम से पूरा ब्यौरा तैयार करके। स्टेप 4 आपत्तियों की जांच और निवारण। एक विशेष सीमित डीएम की अध्यक्षता में सभी आपत्तियों की समीक्षा करती है। यदि कोई आपत्ति वैध पाई जाती है तो सूची सुधार की जाती है। यानी मान लीजिए आपके गांव में बार बार ओबीसी आ रहा है और आपको पता है कि हमारे गांव में ओबीसी नहीं आनी चाहिए, जनरल आनी चाहिए, तो आपको आपत्ति की सूची तैयार करनी है और यहाँ पर जिलाधिकारी के या डीपीआरओ के ऑफिस में जमा करनी है। अब वो बाकायदा वो जांच करेंगे, अगर आपकी बात सही पाई गई तो वहाँ पर आरक्षित जो सीटें होती हैं उसको हटाकर आपके द्वारा जो कहा गया है उसको लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जानिए मुख्य पदों पर आरक्षण जैसे प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख कैसे लागू होता है। अब ये चीज समझ जाइएगा आप। ग्राम प्रधान आरक्षण प्रक्रिया पंचायत की जनसंख्या के आधार, यानी आपके ग्राम सभा में पंचायत की आरक्षण की जनसंख्या के पर आधार पर लागू होता है, यानी जिसकी आबादी जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीडीसी सदस्य का विकास खंड की जनसंख्या के आधार पर आरक्षित होती हैं सीटें। ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक क्षेत्रों की जातीय जनसंख्या के आधार पर लागू होती है। जिला पंचायत सदस्य जिले की जनसंख्या के आधार पर लागू होता है। ये आप हमारी बात समझ गए होंगे। अब ये देखिए अंतिम चीज, इसको आप समझ लीजिए तो आप पंचायत चुनाव लड़ने के काबिल हो गए होंगे। उदाहरण से समझे, मान लीजिए एक विकास खंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 100। अब आरक्षित सीटें कैसे होंगी, तो जनसंख्या वर्ग आरक्षित सीटें, एससी को 20% दिया जाएगा 100 में से, 20 सीटें उसके लिए होगी। फिर एसटी को 2% दिया जाएगा 100 में से, 2 सीटें होंगी। ओबीसी को 27% दिया जाएगा जो 27 सीटें होंगी। और जनरल के लिए 21% आरक्षण यहाँ पर 100 सीटों में दिया जाएगा जिसका 51 सीटें होती हैं। अब हर वर्ग की आरक्षित सीटों में से कम 33% महिलाओं को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। एससी महिला को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा, एसटी महिला, ओबीसी महिला और जनरल महिला को भी मौका दिया जाएगा। अब आप हमारी बात अगर समझ गए होंगे तो आप अपना राय जरूर दो और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजो जो पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो या लड़ने की सोच रहे हो। अगर कोई सवालात है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, आपके जवाब जरूर देते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।